students and welcome to Best Learning classes. In this video we will be discussing the questions of the chapter cash flow statement. So let's get started from question number 52. Following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2023. ठीक है, हमें बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें अगर आप शेयर कैपिटल देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर में शेयर कैपिटल की वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आया है। उसके बाद में स्टूडेंट अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करूँ, लोन की बात करूँ, तो लोन इसी साल में आया है, पिछले साल कोई भी लोन नहीं था, यानी कि हमने लोन लिया है और लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, देन ट्रेड पेबल्स हमारे कम हो गए हैं। देन हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर प्रोवाइड कर रखी है। इसके बाद में स्टूडेंट पीपीई की वैल्यू कम हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है। हमें देखते हुए चलना होता है कि कौन से करंट या फिक्स्ड या करंट या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या बदलाव आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन करंट इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू, देन इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स की भी हमें दे रखी है। बाकी मैं नोट्स टू अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस देखने को मिला। आगे स्टूडेंट अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स जो कि 24,000 की थी उसे मैंने 25,500 में बेचा। ठीक है, तो अगर अब आप मेरी बात ध्यान से सुने तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैम ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर आई एंड साथ में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपने हमें समझाया था कि जब ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो तो आप उस चीज़ का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000 है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग फिगर भी गिवन थी, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो नंबर 2 अकाउंट कौन सा प्रिपेयर होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नंबर 3, during the year a part of fixed asset costing 30,000 was sold for 36,000. The profits were included in the statement of P&L। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर थी, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमें 3 अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करने का पता लग गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। द इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000। इंटरिम डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। समझ में आया? अब हमने क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लिया, अब हम पहले अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर वर्किंग नोट वी विल मूव टुवर्ड्स दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे जो कि एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी हमें ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी और इसकी क्लोजिंग फिगर जो है वो हमें डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जो मेड वाला है, ठीक है, वो हमें गिवन है तो वो तो क्रेडिट साइड पे आता है, तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे पेड वाला अमाउंट। ठीक है, बैंक के थ्रू पे करते हैं, बैलेंसिंग फिगर आई है। ओके, कितनी आई है? 2,22,000। अगर अब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, यानी कि 2,52,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखो यार प्रोविजन फॉर टैक्स का तो यही रहेगा, कभी पेड दे देंगे मेड वाला अमाउंट निकालना होगा, कभी मेड वाला अमाउंट दे देंगे तो पेड वाला अमाउंट निकालना होगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो एसेट है तो ओपनिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे और क्लोजिंग फिगर आ गई आपकी क्रेडिट साइड पे 9,60,000 रुपये की। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला गया है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स थे जो कि 30,000 के थे उससे हमने 36,000 के लिए बेचा। ओके, अब पहले एक चीज़ बताओ, जब आपने 36,000 के लिए बेचा तो आपके बैंक में तो 36,000 रुपीज़ आ गए और एसेट चला गया, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है ना। अब आप मुझे बताना, कोई एसेट जो आपके 30,000 के थे उसको आपने 36,000 पे बेचा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है? आपने कहा मैम ज़्यादा पे बेचा है ना कॉस्ट से, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज हमें प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है? 30,000 की चीज़ को 36,000 में बेचा, यानी कि हमें 6,000 रुपये का गेन हुआ है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने अकाउंट को क्लोज करना चाहा। ठीक है, तो देखो जब मैंने इधर इसको क्लोज करा तो 12,06,000 आया, तो अब इधर भी 12,06,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में बैलेंस अटका 2,10,000 रुपये का। तो ये 2,10,000 रुपये क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है,
भाई सोल्ड वाला अमाउंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्लोजिंग फिगर भी लिख चुके हैं, तो और कौन सी चीज़ है जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है, तो वो है डेप्रिसिएशन, और इसी की वैल्यू हम ढूंढ भी रहे थे तो वो हमें मिल गई। देखा आपने, तो मतलब एक अकाउंट में सारी चीज़ें फिक्स हैं यार, गेन होगा इधर आएगा, लॉस होगा इधर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर आएगी, सोल्ड होगा इधर आएगा, डेप्रिसिएशन इधर आएगी। अब जब बाकी सारी चीज़ें गिवन थी और क्रेडिट साइड पे फिगर की बैलेंस आ रहा था, यानी कि जिससे एसेट कम होता हो, तो हम समझ गए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आ रही है। अगर डेबिट साइड पे आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये परचेज का अमाउंट होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें अपने अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जो कि बहुत आसान है, और मैंने बहुत अच्छे से एक एक अकाउंट अपनी इस प्लेलिस्ट की 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आपको ज़रूर देखना है। अच्छा, अब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो ये भी एक एसेट होता है, इसलिए इसकी भी जो ओपनिंग फिगर है वो आएगी डेबिट साइड पे, और जो इसकी क्लोजिंग फिगर है वो आएगी क्रेडिट साइड पे। ये हमने पुट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में अब ध्यान से पढ़िएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या बोल रखा था। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 पर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500, यानी कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को 25,500 के लिए बेचा, यानी कि बैंक में तो आपके 25,500 आए और इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कमाया, क्यों मैम, क्योंकि 24,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसको 25,500 के लिए बेचा, ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा। और कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,500 का प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट। अब टोटल कर दीजिए ना इधर, तो 25,500 इधर क्या आ गया, सेम, ठीक है। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट, जब हम लोगों ने चेक किया तो हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही थी, और अगर डेबिट साइड पे आ रही थी इट मीन्स यहाँ से हमें परचेज का अमाउंट पता लग गया, तो कि डेबिट साइड से बढ़ेगा, और बढ़ेगा किस चीज़ से, सब इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे। समझ में आया, अब अकाउंट फिनिश हुए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो सरप्लस का बैलेंस निकाल लोगे आप लोग, 2,04,000 में से 1,68,000 माइनस करके, नोट्स टू अकाउंट में ऑलरेडी ये गिवन था, हमने माइनस करके निकाल लिया। देन स्टूडेंट हम इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस करेंगे, मेड वाला अमाउंट इसमें प्लस होता है 27,000 रुपये का। उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे प्लस होगा, हालांकि इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे तो वो आउटफ्लो ही माना जाएगा, बट आउटफ्लो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बनेगा, इसीलिए ऑपरेटिंग में प्लस करके इसको फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। एंड देन हमने जनरल रिजर्व ले लिया, ये भी हमें गिवन था, ओके। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर 30,000 का ये आ गया, इन सबको ऐड ऑन करके 2,13,000 रुपीज़ का हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। बस, अगर अब हम लोगों ने अपने वर्किंग नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, कुछ नहीं बचा, अब हम अपनी बस कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अभी हम लोगों ने निकाला था, 2,13,000 का आया। अब हमने इसमें डिप्रिसिएशन प्लस करी, जो हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, 2,10,000 की डिप्रिसिएशन आई थी, प्लस करके आ गया 4,23,000। अब अगर कहीं पे प्रॉफिट हुआ है तो उसे माइनस करते हैं, और लॉस होता है तो प्लस। तो स्टूडेंट हमें दोनों तरफ प्रॉफिट हुआ था, यानी कि जब हमने फिक्स्ड एसेट्स की सेल करी थी तब भी हमें प्रॉफिट हुआ था, उसे भी माइनस करेंगे। एंड देन हमने इन्वेस्टमेंट की सेल करी थी तो उस पर भी हमें प्रॉफिट हुआ था, तो उसे भी माइनस करेंगे, यानी कि इन टोटल 7,500 माइनस करेंगे तो 415500 आ गया। तो ये क्या आया, आप बोलेंगे मैम ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद में क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही थी, अगर करंट एसेट कम होता है तो उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हो रही थी, करंट लाइबिलिटी कम होने पे हमें माइनस करना होता है, तो हमने माइनस कर दिया। इसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ रही थी, अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उनकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 7,35,000 हमने माइनस कर दिया, तो इन टोटल कितना अमाउंट माइनस हुआ, 8,37,000। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अब मेरे पास 331500 आया, जो कि नेगेटिव में आया। ये क्या आया स्टूडेंट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस,
ठीक है। एंड देन लास्ट सिनेरियो क्या होता है, लास्ट होता है टैक्स को जो हमने पे किया है उसे माइनस कर दो। ये हम लोगों ने वर्किंग नोट के थ्रू निकाला था, 2,22,000 आया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस करके 553500 आ गया जो कि नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए इसे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट की सेल करी थी, तो पैसा फॉर्म में आया ना जब एसेट को बेचा, तो प्लस में लिख दो। उसके बाद में आपने इन्वेस्टमेंट की सेल करी थी, इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई बट फॉर्म में कैश आ गई, तो क्या हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी। और उसके बाद में हम लोगों के पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आई थी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की, उसको माइनस कर दो, तो कि इन्वेस्टमेंट तो आ गई बट कैश चली गई, तो अल्टीमेटली 7500 पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। ये मैं इसलिए फास्ट रखती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन गिनती के बच्चे हैं। हाँ, वर्किंग नोट्स में मैं एक एक पॉइंट बहुत प्यार से और बहुत टाइम लेके समझाती हूँ, बट इसका फॉर्मेट एक ही है। 50 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और सेम ही फॉर्मेट चलते हुए आ रहा है, तो अब तो ये आपको टिप्स पे होगा, है ना। तो जहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं देती हूँ, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने लोन लिया था तो फर्म में कैश आई प्लस कर दो, बट इंटरिम डिविडेंड जो है वो पे किया है, तो ये कैश का आउटफ्लो होता है, तो इसको फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट 6,90,000 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। ओके, आगे क्या करेंगे, आगे अब हम लोग नेट इंक्रीज या डिक्रीज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग में तो ये आया माइनस, फिर प्लस आया इन्वेस्टिंग में, एंड देन फिर प्लस आया फाइनेंसिंग में, तो ये अल्टीमेटली हम लोगों के पास 1,44,000 पॉजिटिव आया। इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर दिया 4,47,000 और फिर इनको प्लस करके आ गया 5,91,000 जो कि क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ रहा है। क्लोजिंग और ओपनिंग में स्टूडेंट हम कैश के साथ साथ ना इसमें करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी जोड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है, बट स्टिल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम लोगों का नेट इंक्रीज और डिक्रीज ओपनिंग में जोड़ के अगर वो क्लोजिंग के बराबर आ गया है, इट मीन्स हम लोगों ने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करा है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वहाँ हाथों हाथ हम लोग खुद ही चेक कर पाते हैं कि हम लोगों ने करेक्ट किया है कि कोई गड़बड़ हो गई है। चलिए, अब हम क्वेश्चन 53 देखेंगे, जिसमें कि हमें बैलेंस शीट आकाश लिमिटेड की दे रखी है। अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल की वैल्यू है हमें दे रखी है, देन ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सब की हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर दे रखी है। देन नोट्स टू अकाउंट में हमें सरप्लस की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर, डिबेंचर्स की वैल्यू दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं 1 जनवरी 2023 को। तो स्टूडेंट्स, मेरी डिबेंचर्स की वैल्यू 2022 से 2023 में बढ़ गई, 6,25,000 से 7,50,000 होगी, यानी कि मैंने नए डिबेंचर इशू किए। तो वो यही बता रहे हैं कि भाई ये तो तुमने समझ लिया कि तुमने नए डिबेंचर इशू करे हैं, बट करे कब हैं, जनवरी में करें हैं, यानी कि इस पर इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा, सिर्फ 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बताया उन्होंने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 1,75,000 वॉज सोल्ड फॉर 3,75,000 रुपीज़। मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। सेम वही बात मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊंगी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो हम अपने वर्किंग नोट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे देखने को मिल जाएगी। तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया 5 लाख और इसकी क्लोजिंग फिगर हमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, तो मैं लिख दिया 3 लाख। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में लिखा क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट थी ना उसको हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। सिंपल सी बात है, हमें हुआ है 20% का मुनाफा। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पता लगाए कि कितनी इन्वेस्टमेंट बेची है, खुद देख लो। पहले शुरू में 5 लाख की थी, अब 3 लाख की बची है, कितनी कम हो गई है? आपने कहा मैम 2 लाख कम हो गई है, मतलब 2 लाख की तो बेची होगी, 2 लाख बेची है।
है ना। तो कि अब शुरू में 5 लाख थी, अब 3 लाख की बची, यानी कि हमने 2 लाख की बेच दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई 2 लाख की बेची है, बट इसको आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, ये तो कॉस्ट है, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 40,000 का हमने प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड पे लिख देते हैं, तो हमें 40,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी इस पर हमने 20% का प्रॉफिट कमाया, है ना। तो अल्टीमेटली बैंक में हमारे पास पैसा कितना आया, 2 लाख की कॉस्ट तो आई ही आई, साथ में जो आपने 40,000 का प्रॉफिट कमाया है वो भी आया। तो इन टोटल हमारे पास 2,40,000 रुपीज़ इन बैंक आए। अब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्लोज कर दिया स्टूडेंट। थोड़ा नया पॉइंट था बट मुश्किल नहीं था, राइट। ऐसे अगर हम मशीनरी अकाउंट देखें तो ये भी एक एसेट है, तो ओपनिंग फिगर तो डेबिट साइड पे आएगी 12,50,000, और जो क्लोजिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, तो वो कितनी आ रही है 17,25,000। ठीक है। अब देखो मशीनरी से रिलेटेड हमें क्या क्या बता रखा था। जो मशीनरी 5 लाख की थी जिसपे 1,75,000 रुपये की डेप्रिसिएशन लगी, उसको आपने 3,75,000 में बेचा। यार मतलब अगर मैंने बेचा है 3,75,000 में, तो मेरे पास तो पहले इतना मुझे पता है कि बैंक में 3,75,000 आ गए। अच्छा, डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखी थी कि उस पर 2 लाख रुपए की डेप्रीसिएशन लगी है पूरे साल में, तो मैंने 2 लाख की डेप्रीसिएशन मेंशन कर दी। अच्छा, अब आप मेरे को बताना ज़रा, 5 लाख की जो मशीनरी थी जिसपे 1,75,000 की डेप्रीसिएशन लगी, ठीक है, यानी कि अगर जो मेरी मशीनरी 5 लाख रुपीज़ की थी उस पर 1,75,000 की डेप्रीसिएशन लगी, तो अब उसकी वैल्यू बची 3,25,000 रुपये की, और वो कह रहे हैं हमने इसको 3,75,000 में बेचा। तो स्टूडेंट हमने ज़्यादा में बेचा कि कम में, आपने कहा मैम ज़्यादा में बेचा, तो मतलब प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 50,000 का। तो कि जिसकी वैल्यू 3,25,000 बची थी उसको मैंने 3,75,000 में बेचा। अब आप खुद बताइए यार, हम एक ही वीडियो में सेम ही कंसेप्ट बार बार कर रहे हैं, एक बार समझ आ गया तो आप खुद ही कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। बट मेरा काम क्या है, वर्किंग नोट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर ये वर्किंग नोट समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन यूँ आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये समझ में आया कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्यों गिवन थी, ताकि हम पता लगा सके कि अभी उसकी करंट वैल्यू क्या है, और फिर हमने उसको बेचा है तो प्रॉफिट पे बेचा है कि लॉस पे बेचा है। अब वो निकल के आया आपके पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, तो इधर का टोटल करके 23 लाख आ रहा है, तो इधर का भी टोटल करके 23 लाख ही आना चाहिए। बट यहाँ पे 10 लाख का बैलेंस बच रहा है स्टूडेंट, तो अगर ये डेबिट साइड पे बच रहा है इट मीन्स हम लोगों ने परचेज कर ली है मशीनरी। ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर P&L, उसे लिख दो 4,25,000 माइनस, और फिर माइनस, तो कि दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस में थी, तो स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, बट ये वाली भी वैल्यू माइनस में है, तो आप खुद देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पर प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली क्या होगा माइनस। देखिए पहले इन दोनों को हमने माइनस माइनस किया, प्लस आया, बट ये वाला साइन भी तो है, तो माइनस प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी तो वो चेक करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। अब आप खुद बताइए, जिस बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही गलती कर दी, एग्जामिनर का मन ही नहीं करेगा, वो खुश मन से चेक ही नहीं करेगा आपका आगे का क्वेश्चन। तो इसलिए ये तो बहुत ही ध्यान से करना है आपने, और ये तो हम समझ के आ ही रहे हैं ना यार, माइनस माइनस प्लस 7th-8th क्लास से ही शुरू हो जाता है ये साइंस का समझना, तो राइट। तो आई होप ये आपको पता होगा। तो स्टूडेंट यही अब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन गया, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं थी। अब हमने इसमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू प्लस करी, जो कि हमें डायरेक्टली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 लाख रुपए की गिवन थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमारी डिबेंचर की वैल्यू ना पहले थी 6,25,000 रुपये, इतनी थी स्टूडेंट, हाँ इतनी ही थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 6,25,000 के डिबेंचर्स हमारे 2022 में थे, देन हमने जनवरी में नए डिबेंचर्स इशू करे, और अब हमारे डिबेंचर्स बढ़कर 7,50,000 रुपये के हो गए, ये उन्होंने हमें बताया। यानी कि स्टूडेंट जो 12% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 6,25,000 पे लगेगा, वो सिर्फ 9 मंथ्स का लगेगा।
ठीक है, क्योंकि सिर्फ दिसंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए तो 6,25,000 के डिबेंचर्स थे। पर इसके बाद में इसने नए डिबेंचर इशू करके अब इसके डिबेंचर 7,50,000 के हो गए थे। और अब 3 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, 7,50,000 पे, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट 7,50,000 पे लगेगा और बाकी 6,25,000 पे सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, वो मैंने किया। तो स्टूडेंट इसको प्लस करके 78750 आ रहा है। तो इन टोटल अगर हम इसको करेंगे तो ये 278,750 आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट अगर हमें फिक्स्ड एसेट की सेल पे प्रॉफिट हुआ होता है तो हम उसे माइनस करते हैं। तो हम माइनस करेंगे तो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीन पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का माइनस कर दो। देन हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा था, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहाँ से 90,000 लेस हो जाएगा और ये लेस होने के बाद आपके पास आ जाएगा 30,1250। ठीक है, बिकॉज इन दोनों अमाउंट को पहले प्लस करोगे और उसमें से 90,000 आप लेस करोगे तो आपके पास 30,1250 आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का देखेंगे कि अब उनका क्या ट्रीटमेंट होना है। तो हमारे ट्रेड पेपर जो है स्टूडेंट वो कम हो रहे थे, तो अगर हमारी करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। तो मैंने इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 2 लाख माइनस हो गया। उसके बाद में इन्वेंट्री बढ़ रही थी, मतलब अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं, इसलिए मैं इसको भी माइनस कर दूंगी, 2,50,000। फिर स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी बढ़ रही थी, तो वही सेम चीज़ की करंट एसेट्स की वैल्यू को बढ़ने पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 487500, इन टोटल कितना माइनस हो रहा है, 937500। तो अल्टीमेटली हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है 636250। ठीक है, तो ये 636250 एज नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश यूज्ड बन जाएगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। अब सारे वर्किंग नोट्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो हम सबसे पहले अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट हमने मशीनरी की सेल करी थी, फर्म में कैश आई होगी क्योंकि हमने मशीनरी को बेचा है। तो कितने पैसे आए, 3,75,000। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की सेल करी तो फर्म में कैश आ गई, भाई इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो 2,40,000 रुपये आ गए। पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में परचेज ऑफ मशीनरी का एक अमाउंट आया था। तो अगर मशीनरी परचेज करोगे तो फर्म से कैश जाएगी, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास नेगेटिव ही आ रहा है 3,85,000। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये भी बन गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब वही अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें स्टूडेंट, तो फाइनेंसिंग में पहले तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा था। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है यानी कि फर्म में कैश आई है, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में डिबेंचर्स बढ़ रहे थे हम लोगों के, कितने बढ़े हैं डिबेंचर, देखा था ना आपने, बढ़े हैं 7,50,000 के हो गए हैं बढ़ के अब। तो 1,25,000 बढ़ रहे थे। पर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट लगना है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग में प्लस करके फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। तो कितने का इंटरेस्ट हमने अभी निकाला था, 7,8750 का। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, पहले ऑपरेटिंग का भी आंसर हमारे पास माइनस आया, फिर इन्वेस्टिंग का आंसर भी माइनस आया, और फिर फाइनेंसिंग का आंसर प्लस में आया। तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट 25,000 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है। इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस को प्लस करेंगे जो कि 1,50,000 का है, और इनको आपस में प्लस करके 1,75,000 आ रहा है जो कि क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 54 अगर हम देखें तो 54 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, समता लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें हमारे पास डिबेंचर्स हैं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैंक लोन जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं। दैन ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है। फिर स्टूडेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है। देन हमें करंट इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर गिवन है। देन इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल बराबर है, जितने पिछले साल थे उतने ही इस साल हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर हमें दे रखी है। शेयर कैपिटल में अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है। देन स्टूडेंट हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों के अमाउंट दे रखी हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर भी प्रोवाइड करी हुई है। During the year, a piece of machinery costing 60,000 on which depreciation charged was 20,000 was sold at 50% of its book value. Depreciation provided on tangible assets 60,000. अब भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मशीनरी के बारे में दे दी और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर भी अवेलेबल थी, तो हम इसका काउंट बनाएंगे। देन इनकम टैक्स ऑफ 45,000 वॉज प्रोवाइडेड, तो इनकम टैक्स जितना प्रोवाइड किया गया वो बता दिया और साथ में इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर भी थी। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी कि हमें ये दिखा था कि जो डिबेंचर्स है उनकी वैल्यू बढ़ रही थी। वो कह रहे हैं भाई जो आपको बढ़ती हुई वैल्यू दिख रही है ना, वो कब बढ़ाया है हमने? 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने तक पहले वाला अमाउंट रहा, 6 महीने के बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करें। और बैंक लोन जो कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बैंक लोन कम कब होगा स्टूडेंट? जब हम उसको पे कर देंगे। बैंक लोन क्या है? एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम कब होगी? जब आप उसे पे कर दोगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जो हमने बैंक लोन भी पे करा वो हमने कब करा? 1 अक्टूबर को पे करा है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और साल के एंड में प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए और कितने प्रीमियम पे हुए? 5% के प्रीमियम पे रिडीम हुए थे। ये उन्होंने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पहले तो हमने ये समझा कि हमें मशीनरी और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट मशीनरी एक एसेट है, इसलिए ओपनिंग फिगर इस साइड आएगी 6,20,000 की और क्लोजिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी 8,60,000 रुपये की। पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर हमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिलती है और इसकी क्लोजिंग फिगर हमें डेबिट साइड पे देखने को मिलती है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स में आ जाइए। लिखा हुआ है एक पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट 60,000 थी, डेप्रिसिएशन 20,000 लगी, वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, अब आप समझना, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट्स कितनी है? 60,000 स्टूडेंट्स। तो डेप्रिसिएशन से तो एसेट की वैल्यू कम होगी, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे पहले इतना लिख दिया है ना। अब आगे हमें ये पहचानना है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और बेचा कितने पे है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? आपने कहा मैम 60,000 की थी। डेप्रीसिएशन कितना लगा? आपने कहा मैम 20,000 का। तो मैंने कहा अब उसकी वैल्यू कितनी बची थी? तो आपने कहा मैम 40,000 की बची। भाई उसकी वैल्यू इतनी थी, इतना उस पर डेप्रीसिएशन लग गया, तो अब मेरी मशीनरी की वैल्यू इतनी बची। वो कह रहे हैं कि आपने उस मशीनरी को 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू पे बेचा, यानी कि जितने की वो मशीनरी है ना उसके 50% पे आपने उसको बेचा, यानी कि मैंने 20,000 में बेचा होगा। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझा करो। ये है कॉस्ट, ये लगा दी डेप्रीसिएशन, ये बची इसकी बुक वैल्यू। वो कह रहे हैं आपने बुक वैल्यू पे नहीं बेचा है, बुक वैल्यू के 50% पे बेचा है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन चार्ज वॉज 20,000 वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी कि 20,000 में बेचा आपने। ठीक है, तो स्टूडेंट मतलब आपके पास बैंक में कितना पैसा आया होगा? तो आपने कहा मैम बैंक में पैसा तो 20,000 आया होगा। अब आप मेरे को बताना, जिस मशीनरी की वैल्यू 40,000 थी उसको आपने 20,000 में बेचा, तो आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपने कहा मैम नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 20,000 का। नुकसान होता है तो कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। समझ में आया? ओके, आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने इधर का टोटल किया तो 9,60,000 आ रहा है, तो इधर भी 9,60,000 ही आना चाहिए, बट इधर बैलेंस बच रहा है 3,40,000 का। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है, यानी कि उससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी कब? जब आप परचेज़ करोगे। तो हमने परचेज़ की बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। वही अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स ऑफ 45,000 वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है, वॉज प्रोवाइडेड यानी कि मेड वाला अमाउंट हमें गिवन है। कितने का? 45,000 का। तो स्टूडेंट पेड वाला अब हमें निकालना है। इधर का टोटल 85,000, तो इधर भी 85,000 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो कौन सा आ गया? जो हमने बैंक के थ्रू पे किया है। ठीक है, डन हो गया इतना। अब हमारे को दो ही यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाने थे, वो हमने बना लिए। अब सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी कर लें फटाफट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें चाहिए होता था प्रॉफिट एज पर P&L,
तो हमने इसमें 1,50,000 में से 1,40,000 माइनस करा। आपको ऑलरेडी ये चीज़ नोट्स टू अकाउंट में गिवन थी। 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ गया। नो सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट हम माइनस तो कर रहे हैं, बट 1,40,000 भी हमें माइनस में ही गिवन है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1,50,000 में हम लोग 1,40,000 को प्लस कर देंगे, और प्लस करके हम लोग के पास 2,90,000 आएगा। ठीक है, देन हम इसमें जनरल रिजर्व का अमाउंट प्लस करेंगे, यानी कि 30,000 रुपीज़ ये ऐड हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो मेड वाला अमाउंट होता है वो यहाँ पे ऐड होता है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इन्हें ऐड ऑन करके 3,65,000 आ गया, जो कि क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अब आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने अभी वर्किंग नोट में निकाल लिया था। इसमें हमें डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ऐड कर दी, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। मशीनरी की सेल पे हमें नुकसान हुआ, नुकसान को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं और फ़ायदे को हमेशा हम माइनस करते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकला था। कैसे निकला था देखिए, उन लोगों ने आप लोगों को डिबेंचर्स की वैल्यू कैसे दे रखी है। पहले 1,50,000 के डिबेंचर की वैल्यू है, ठीक है, ओपनिंग में, तो उस पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, बट 6 महीने का ही लगेगा, क्योंकि 6 महीने बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए, और अब हमारे डिबेंचर्स इंक्रीज़ होकर 2,60,000 के हो गए हैं। इस पर भी 8% ही लगेगा, बट 6 महीने का लगेगा। मतलब सेम वही रहा, पिछली बार 9 और 3 मंथ्स में डिवाइड हो गया था, तो इस बार 6 और 6 महीने में, क्योंकि इस बार अप्रैल से सितंबर तक 1,50,000 रहा है, एंड देन अक्टूबर से मार्च तक 2,60,000 रहा है। 8% दोनों बार रहेगा, बस एक बार 6 महीने और एक बार 6 महीने, दोनों को प्लस करोगे तो 16,400 आ जाएगा। देन स्टूडेंट बैंक लोन हमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी सेम जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इतना ही लगेगा, यानी कि 50,000 पे, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, 50,000 पे जो 8% लगेगा वो भी 6 महीने के लिए लगेगा। एंड देन उसके बाद 40,000 पे भी जो 8% लगेगा वो 6 महीने के लिए लगेगा, तो कि 6 महीने के बाद हमने रीपे किया। यानी कि स्टूडेंट इंटरेस्ट पूरे साल का लगता है, बट अमाउंट बदल जाता है अगर हम साल में कुछ रीपे कर देते हैं। जब मैंने साल की स्टार्टिंग की तो मेरा जो लोन था, जो मुझे पे करना था, वो 50,000 था, तो मैं 50,000 पे 8% पे इंटरेस्ट लगा रही थी अपना पूरे साल। हुआ क्या, मैंने अक्टूबर में जाके 10,000 रुपये रीपे कर दिए, ठीक है, तो अब मेरा जो इंटरेस्ट वो लोन बचा वो 40,000 का बचा। तो अगर मैंने कुछ रीपे कर दिया है और अगर मेरा लोन कम हो गया, तो अब मैं उस कम वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाऊंगी, बट इंटरेस्ट ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है। तो वही मैंने इंटरेस्ट लगाया 40,000 पे। अब 8% रेट सेम ही रहेगी, बस मंथ्स बदल जाते हैं। अगर मैंने सितंबर में पे किया है या मई में पे किया है, वो आपको खुद ही बता देंगे कि भाई इस महीने में पे किया है, उस हिसाब से आप मंथ्स टू मंथ्स बाइफरकेट कर लेना। बाकी ये तीनों केसेस सेम है, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया, इधर किया, तीनों जगह हमने किया एक ही तरीके से। आपको भी ये ध्यान रखना है, बस ये याद रखना पड़ेगा, है ना। मुश्किल तो ये नहीं है, बट हम भूल जाते हैं ऐसा करना, वो ध्यान रखना। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी हो गया। देन स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो गुडविल की वैल्यू आपको कम होती दिखाई दे रही होगी क्वेश्चन में, है ना। 40,000 से 15,000 की होती हुई दिखाई दे रही होगी, तो 25,000 से जो गुडविल कम होगी हमने वो लिख दिया। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन हमने क्वेश्चन को रीड करते हुए देखा था कि ट्रेड पेबल्स की वैल्यू बढ़ रही थी, तो ट्रेड पेबल की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसे प्लस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी के बढ़ने पे, बट करंट एसेट्स के बढ़ने पे माइनस किया जाता है, तो मैंने इसे माइनस किया और मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। देन टैक्स पेड हमने वर्किंग नोट में निकाला था, तो उसको मैंने माइनस किया और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। ऐसे स्टूडेंट अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखें तो मशीन की सेल हुई, प्लस में लिखेंगे। फिर हमारे पास जो परचेज़ हुई है मशीनरी की, उसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी तो आ गई बट कैश चली गई, इसलिए माइनस में लिखेंगे। साथ ही साथ में स्टूडेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आपने क्वेश्चन में देखी हो, तो आपने देखा होगा कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,25,000 हो गई है, पर पहले 80,000 थी, तो बढ़ गई है ना वैल्यू। तो बड़ी होगी कब, जब आपने परचेज कर ली होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप बोलोगे मैम इसका अकाउंट क्यों नहीं बनाया, इसका प्रॉफिट या लॉस क्यों नहीं चेक किया। भाई और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसलिए नहीं किया, अपने हिसाब से एज्यूम थोड़ी कर लेंगे। आंसर नेगेटिव में आया इसलिए नेट कैश यूज्ड लिख दिया। फाइनेंसिंग की बात करें, क्वेश्चन रीड करते हुए ही बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही थी, इसलिए प्लस में लिख दिया, है ना। ओके,
उसके बाद में स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपये का आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 2 में, वहाँ से मैंने ये पुट करा। ओके, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स अपने बढ़ाए, उसको मैंने प्लस में लिख दिया, क्योंकि डिबेंचर मतलब एक तरीके का लोन होता है, बट लोन भी अगर आप ले रहे हो तो फॉर्म में तो कैश आ रही है ना, इसलिए प्लस में लिख दिया। देन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर को साल के एंड में रिडीम किया गया है। साल के एंड में यानी पूरे साल पे जितने भी डिबेंचर्स थे उस पूरे पे प्रीमियम लगेगा। मैम आपको कैसे पता लगेगा प्रीमियम लगा है? भाई लिखा तो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 4 में, एट द एंड ऑफ ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। खुद से हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते, बस क्वेश्चन में देखते हैं और वहीं से लिखते जाते हैं। मैम ये 1 लाख कैसे आया? या साल के स्टार्टिंग में 3 लाख थे, अब 2 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख के रिडीम हो गया है। उन्होंने बोला है 5% का प्रीमियम, 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो इन टोटल 1,05,000 आ गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए यानी कम हो गए, तो हमने पैसा रीपे किया होगा, साथ में उन्हें प्रीमियम भी दिया होगा, तो हमारी फॉर्म से इतनी कैश चली गई। बैंक लोन हम लोगों ने पे किया, भाई कैश चली गई। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो मैंने आपको अभी निकालना दिखाया ही पीछे, तो वही सेम मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, तो कि इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो फॉर्म से कैश जाएगी, इसलिए माइनस में लिख दिया। अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेट इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना। तो ऑपरेटिंग का पहले पॉजिटिव आया, फिर इन्वेस्टिंग का माइनस आया, एंड देन फिर पॉजिटिव आया फाइनेंसिंग का, तो अल्टीमेटली 90,000 प्लस में आया। देन हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस किया कैश का और करंट इन्वेस्टमेंट का मिला के, तो ये क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया कैश के और करंट इन्वेस्टमेंट को मिला के। ठीक है, इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।